My name is Neeraj Verma, and as you all know that I've been able to secure All India Rank 973 this year. मेरे लिए बहुत लॉन्ग जर्नी रहा है एक्चुअली। दिस वाज माय फिफ्थ मेंस एंड ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था एंड इसमें मैं होपफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। तो जैसा मैंने बताया, मेरा नाम नीरज है और मैंने ऑल इंडिया रैंक 973 सिक्योर किया है इस बार। ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी रहा। मेरा फिफ्थ मेंस था और थर्ड इंटरव्यू था, और इंटरव्यू की कर्टसी है कि मैं इन हूँ, वो भी 973 रैंक के साथ, बिकॉज इन इंटरव्यू आई ओनली गॉट 157 मार्क्स। सो इंटरव्यू में मेरा मार्क्स इतना अच्छा नहीं रहा है, बट इन ओवरऑल जीएस आई हैव सिक्योर्ड अ डिसेंट स्कोर। तो मैं आपसे अपनी कुछ स्ट्रेटजीज पहले शेयर करता हूँ। मैंने मेरे बारे में आपको बता ही दिया है। पहले मैं अपनी स्ट्रेटजीज बताता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस को लिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जैसा आपको पता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पहले जीएस पेपर होता है एंड देन सी सेट पेपर। जीएस में मैंने प्रॉपरली जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहा उसमें मेरी स्ट्रेटजी रहा कि मैं कोर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा। और कोर सब्जेक्ट्स में आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके साथ साथ हिस्ट्री का पोर्शन, जैसा इन द रिसेंट ईयर्स द क्वेश्चंस आर डिक्लाइनिंग, ट्रेंड नहीं है इतना, फिर भी अगर यूपीएससी फोकस कर रहा है तो एंशियंट हिस्ट्री पे फोकस कर रहा है। उसके अलावा आपको मैंने बात किया इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में आपको स्टैटिक बुक पढ़ना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट किया एनसीईआरटी से। 11th और 12th का एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा आप जो बुक्स रेफ़र कर सकते हैं टू सप्लीमेंट द एनसीईआरटीज इज़ दैट आप इकोनॉमिक्स सर्वे ज़रूर कीजिए, बजट को ज़रूर कीजिए, और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी में आप एक और चीज़ कीजिए कि आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं बहुत सारे, जितने इन द रिसेंट 10 ईयर्स एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। तो पीवाईक्यू करेंगे, एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इनको आप कवर करके चलेंगे तो इकोनॉमी में बेसिकली जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके क्लियर होंगे, और वही फंडामेंटल्स के बेसिस पे आप यूपीएससी में क्वेश्चंस क्लियर कर पाएंगे। इन दिस पर्टिकुलर अटैम्प्ट मैंने विवेक सिंह का जो 450 क्वेश्चंस का क्वेश्चन सेट आता है वो भी मैंने सॉल्व किया था, और इट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, स्पेशली व्हेन सॉल्विंग द इकोनॉमिक्स क्वेश्चन इन द यूपीएससी एग्ज़ाम। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी में अब मैं बात करता हूँ पॉलिटी की। पॉलिटी में जैसा आप सबको पता है कि पॉलिटी में आपके सारे क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल रीड कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ओवरऑल स्ट्रेटजी पहले शेयर कर देता हूँ। उसके बाद में मैं आपसे बताऊँगा आपको कि आपके क्वेश्चंस का क्या क्वेरीज है। मैं जैसे जैसे डिस्कस करता जाऊँगा, आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमी में जैसे मुरनाल की बात हो रही है, मैंने मुरनाल को फॉलो नहीं किया। मुरनाल से मैंने नहीं पढ़ा। मैंने आपको पूरा मोटा मोटा बताया है कि आप एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे और बजट करेंगे। आप कोई भी करंट अफेयर का बुकलेट पढ़ सकते हैं। वेरियस इंस्टीट्यूट्स जो है वो करंट अफेयर का मॉड्यूल निकालते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने पीटी 365 और मंथली मैगजीन फॉलो किया था, तो वो वाला एक है, तो करंट अफेयर आप उससे कर सकते हैं। तो आप पीवाईक्यू करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे, बजट करेंगे एंड द करंट अफेयर करेंगे, इतना सारा आपके पास हो जाएगा, आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे ऑलरेडी। तो मुरनाल सर का पढ़ने का और ये सब अगर आप टाइम निकाल पाते हैं देन इट्स वेल इनफ फॉर यू, बट मुझे इतना नहीं हो पाया तो मैंने नहीं किया। इसके अलावा मैं बात कर रहा था पॉलिटी का। तो पॉलिटी में सभी, जैसे सबको पता है, द ग्रंथ इज़
लक्ष्मीकांत, तो आप लक्ष्मीकांत तो पढ़िएगा ही, बट मैं कहूँगा कि आप एन भी पॉलिटी का फॉलो कीजिए, बिकॉज इन एन देर आर सेवरल फंडामेंटल्स, और उन फंडामेंटल्स का जो क्लियर होना है वो बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे इन द रिसेंट ईयर्स, तो यूपीएससी जो आपका क्वेश्चंस है पॉलिटी में वो बहुत ही इंटरप्रेटेड आ रहे हैं। आपको आपका इंटरप्रिटेशन कैसा है क्वेश्चंस को लेकर, वो बहुत मैटर करता है आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आई थिंक इट वाज इन 2022, और उसमें फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ वगैरह 3-4 ऑप्शंस थे। तो अगर आपने अच्छे से फंडामेंटल्स क्लियर नहीं किया है तो यू टेंड टू कमिट मिस्टेक्स इन दैट एग्जामिनेशन एंड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर आप बात करें जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, तो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ लगा दें। अगर एक ये ऑप्शन दिया हुआ है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो फेयर एप्लीकेशन होना चाहिए लॉ का, ठीक है, इट इज़ गुड। अब आपको लगेगा ये ठीक है, बट इट इज़ नॉट ओके, बिकॉज फेयर एप्लीकेशन ऑफ फेयर लॉ भी तो फेयर होना चाहिए ना। तो दैट काइंड ऑफ एक्टिव रीडिंग इज़ रिक्वायर्ड, स्पेशली व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पॉलिटी क्वेश्चंस। तो ये बहुत ध्यान रखना है, और यह आपकी स्किल्स डेवलप होंगी जब आप एन पे फोकस करेंगे, उनको अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि एन का फ़ायदा ये है कि बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में लिखा हुआ है। और यूपीएससी ये भी चाहता है कि योर फंडामेंटल्स, योर रूट्स शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। और रूट्स कहाँ से स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो एन से ही होते हैं। तो यूपीएससी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा चाहता है कि स्टूडेंट नॉट ओनली फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन पढ़ रहा है एन को या फिर बुक्स को पढ़ रहा है, यूपीएससी चाहता है कि थ्रू आउट उन्होंने अच्छे से रीड किया हो, उनका एक्टिव रीडिंग लेवल बहुत ही अच्छा हो। तो ये बहुत ही मैटर करता है। तो ये पॉलिटी में है। इसके बाद में हिस्ट्री बेसिक एरिया रहता है। इन 2024 यूपीएससी ने हिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन, आई थिंक 3 और 4 क्वेश्चन ही पूछा था, बट स्टिल you have to read the history, especially the modern history part, और उसके लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं। मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो किया था। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का बहुत अच्छा पोर्शन रहता है, तो मैं नितिन सिंघानिया पढ़ा करता था, एंड एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स का, वो मैं पढ़ा करता था। इसके अलावा आपका जो मिडिएवल वाला सेक्शन है मध्यकालीन भारत का, तो वो मैं मोस्टली क्या करता था, इसमें जो यूपीएससी के बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, जैसे कोई एम्पायर्स हो गए, लाइक कृष्णा देवा राय हो गया या मराठा एम्पायर हो गया, मैं उनको ही पढ़ा करता था। मैं अकबर हो गया वगैरह वगैरह, तो मैं इन्हीं सबको पढ़ा करता था। मैं उन्हें मतलब थरोली मैं मीडिएवल नहीं पढ़ता था। तो हिस्ट्री का मेरा जो रीडिंग रहता था फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये बहुत ही सेलेक्टिव रहता था। मैं एंशियंट को अच्छे से पढ़ लिया करता था, मॉडर्न को अच्छे से पढ़ लिया करता था, और जो मीडिएवल वाला सेक्शन है उसमें मैं जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं उन्हीं को पढ़ा करता था। अब बेसिकली आपकी क्वेश्चन ये होगा कि फेवरेट टॉपिक्स को कैसे पता करें, तो ये पता होता है आपको, आप PYQs जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार यूपीएससी इन क्वेश्चन इन एरिया से इफ़ नॉट एवरी ईयर वो आपको ऑल्टरनेट ईयर्स पे तो आपको पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चंस। तो हाँ, जैसा आप बता रहे हैं कि स्पेक्ट्रम और picked summary collection booklet of spectrum but prelims approaches I wasn't able to revise। हाँ, रिवाइज इज़ द की, रिवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, और हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मल्टीपल रिवाइज करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए यू कैन फॉलो द यू कैन मेक योर ओन नोट्स। मैं बेसिकली करता क्या था, हिस्ट्री बहुत ही बल्कि सब्जेक्ट है, तो मैं उसके नोट्स प्रिफर नहीं करता था, मैं स्पेक्ट्रम में ही हाईलाइटर से कर दिया करता था जो मुझे वापस पढ़ना है। और PYQs करके आप एक क्वेश्चन बैंक को आप डेवलप कर सकते हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो आपका हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। बेसिक की जो हिस्ट्री में है वो आप क्वेश्चंस लगाइए,
जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको आइडिया भी होगा कि लॉजिकल रीजनिंग कैसे करना है व्हेन यू आर नॉट 100% श्योर विच ऑप्शन टू सेलेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप लॉजिकल रीजनिंग आपको वहाँ लगाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आप PYQs लगाएं मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं है कि आपने एक जैसे 2022 का आप PYQ लगा रहे हैं तो आपने एक बार लगाया उससे नहीं इनफ होगा। PYQs को आपको मल्टीपल टाइम्स लगाने पड़ेंगे, और PYQs को ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे PYQs को आपको एनालिसिस नहीं करना है, आपको PYQs को एनालिसिस करना है कि ये क्वेश्चन आया है तो क्यों आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कोई ट्रेंड में था या बेसिकली ये यूपीएससी ने रैंडमली कहीं से उठा के दिया है, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन का लैंग्वेज किस तरीके से है, उसके ऑप्शंस किस तरीके से बने हुए हैं, आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो आपने किस तरीके से सेलेक्ट किया है, और उसका करेक्ट आंसर क्या है। ये इन सब बातों में आपको जाना होगा। आपको मल्टीपल लेयर्स में जाकर PYQs को एनालिसिस करना होगा। तो दैट शुड बी द की वाइल अटेम्प्टिंग द PYQs। इसके अलावा आप फिज़िकल ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस इन रिसेंट ईयर्स दिस फिज़िकल ज्योग्राफी हैज़ बीन इन ट्रेंड। तो आप फिज़िकल ज्योग्राफी के लिए अगेन NCERT, मुझे लगता है कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी या जो ज्योग्राफी का पार्ट है स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स पर्पजेज़ NCERT से बेटर कुछ नहीं है। आप मल्टीपल रीडिंग्स कीजिए NCERTs की रादर देन गोइंग फॉर द मल्टीपल बुक्स। मुझे लगता है कि आप अगर NCERTs को अच्छे से फॉलो कर लेंगे ज्योग्राफी में तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप ये भी ट्राई कीजिए कि आप ज्योग्राफी को मैपिंग के साथ में किया करें। तो आप ऑक्सफोर्ड ले सकते हैं, और ऑक्सफोर्ड में आप एरियाज़ को देखिए, कोई एरिया आ गया है वहाँ पे, कोई नेशनल सेंचुरी आ गया है रीडिंग में, या नेशनल पार्क आ गया है, ठीक है, कोई यूनेस्को साइट आ गया है, तो ट्राई टू लोकेट इट इनटू द मैप। तो आपके जो माइंड मैप्स बनेंगे और वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, तो वो आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस एंड टेक हो गया। तो साइंस एंड टेक में मोस्टली रिलाई करता था कि मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हों साइंस एंड टेक में। जैसे फंडामेंटल से आप मैं ये समझता हूँ कि ब्लॉकचेन क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, हायर अर्थ ऑर्बिट है, तो ये कैसे मूव करता है, जियो सिंक जो ऑर्बिट्स हैं वो क्या होता है, कैसे प्रोपल्शन होता है, क्या मीडियम्स होते हैं, ये सब फंडामेंटल्स हैं। डिफेंस इंडस्ट्री क्या है, डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्या है, तो ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे। और आप इसके लिए जो मल्टीपल बुक्स हैं उनमें से कोई सा भी एक बुक उठा के फंडामेंटल्स के लिए वो एक बार रीड कर सकते हैं। बायोलॉजी वाला पार्ट में प्रीलिम्स में इतना फोकस नहीं करता था, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स पार्ट था और मुझे लगता था अगर मैं बायोलॉजी वाला पार्ट अगर पढ़ूंगा तो मैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए टेम्प्ट होऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली आई वुड कमिट अ मिस्टेक। तो मैं बायोलॉजी वाले सेक्शन को नहीं पढ़ा करता था टू बी ऑनेस्ट। और मैं अगर बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन मुझे दिखता था इन द एग्जामिनेशन, आई वुड एट द फर्स्ट साइट बॉयकॉट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड मूव अहेड। तो ये वाला मेरा स्ट्रेटेजी था बायोलॉजी को लेके। साइंस एंड टेक में मैंने बताया फंडामेंटल्स। मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, उसके फंडामेंटल्स काफ़ी और करंट डेवलपमेंट्स भी उसमें है। रवि अग्रहरी सर का एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुक आता है। आई थिंक ये बुक बहुत ही अच्छा है, स्पेशली आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको रवि अग्रहरी सर का साइंस एंड टेक आप पढ़ सकते हैं, और उसके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे और उसमें मोस्ट रिसेंट करंट टॉपिक्स भी इंक्लूडेड होते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करना चाहूँगा और कोई सब्जेक्ट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है। मैं लास्ट में आपको मेरा मेल आईडी वगैरह शेयर कर दूँगा, तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन दैट। देर इज़ माई इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो NER.LYF, तो आप उस पर भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। नीरज वर्मा के नाम से ही है, तो उस पर भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं डिस्कस नहीं किया हूँ और आपको लगता है कि प्रीलिम्स के लिए वो सब्जेक्ट भी डिस्कस करना है, अगर है तो आप बताइए, नहीं तो हम CSET वाले सेक्शन पे मूव करते हैं।
एनी क्वेश्चंस? इकोनॉमी मैंने डिस्कस कर ही दिया है आपको, है ना। पॉलिटी मैंने कर दिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, कल्चर वगैरह। तो ये मोटा मोटी था प्रीलिम्स के लिए। अब मैं सीसेट की बात करता हूँ, और मुझे लगता है कि सीसेट की बात करना चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स आर नॉट एबल टू राइट मेंस बिकॉज ऑफ द सीसेट एग्जामिनेशन। CSET is the great eliminator in the recent trends of UPSC examination। अगर आपका CSET अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो मुझे लगता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे। जो टाइम पीरियड होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, स्टार्ट होने के बीच में, जो रिज़ल्ट के बीच में, जो प्रीलिम्स आपका जिस डेट को हुआ है और जब आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा, उस दौरान जो 10-15 दिन का गैप होता है, अगर आप इफ़ यू आर नॉट श्योर इनफ कि whether you will be able to clear the examination or not, then that particular period won't be used in a productive manner। So आपको CSET को लेकर तो कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैनी ऑफ द कोचिंग कीज़ आर नॉट इक्वलेंट और सिमिलर टू द UPSC कीज़ व्हेन इट कम्स टू द CSET पेपर। काफ़ी वेरिएशंस होते हैं कोचिंग इंडस्ट्री के CSET के आंसर कीज़ में, और UPSC के CSET के आंसर कीज में। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इन सबको पढ़ूंगा और इन सबको मैं लेऊंगा। आपके क्वेश्चंस भी मैं एक एक करके ले लूँगा, बट पहले मैं CSET की बात कर लेता हूँ, और वो बहुत ही क्रूशियल है और मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छे से ध्यान से सुने। तो इन 2022 मेरा इंटरव्यू था, उसके बाद में मैंने प्रीलिम्स अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने 2024 वाला ही एग्ज़ामिनेशन किया। तो 23 का आपको सबको पता है कि CSET का पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट आया था। तो मेरा जो प्रिपरेशन था वो पूरा का पूरा CSET का वो डिपेंड किया था इन रेस्पेक्ट टू 2023 पेपर। तो मैंने 2023 का CSET का पेपर लिया, उसको अच्छे से एनालिसिस किया, और मैंने सेल्फ स्पेकुलेट किया कि यार मैं ये CSET वाला पेपर क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मैं इस 2 आवर के ड्यूरेशन में वेदर आई वुड बी एबल टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस और नॉट एट लीस्ट। तो मल्टीपल टाइम्स उसको एनालिसिस करने के बाद में आई वॉज एट द कंक्लूजन कि यार द डिफ़िकल्टी लेवल इज़ वेरी हाई, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इसमें डिवोट करना पड़ेगा इफ़ आई वांट टू गेट इनफ मार्क्स टू क्लियर द CSET पेपर। तो ये वाला मुझे लग रहा था, तो ये मैंने सेल्फ स्पेकुलेट किया, और इंट्रोस्पेक्शन पे मुझे यहाँ कंक्लूजन हुआ कि यार मैथमेटिक्स पार्ट पे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई वोंट बी एबल टू डू इट। तो मैंने नई स्ट्रेटेजी बनाया। दो आई एम एन इंजीनियर, आई हैव डन माई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन। तो इंजीनियरिंग के बाद में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, और अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं CSET को एक डेडिकेटेड टाइम अलॉट कर पाऊँ, स्पेशली मैथ्स पोर्शन को। तो मैंने उसी को देख के स्ट्रेटेजी अपनाई। तो मैंने क्या किया कि मैंने जितने भी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस थे UPSC के लास्ट ईयर के 2013 टू 2024, वो मैं सारे मार्केट से ले आया, और मैं 2 कॉपी लेके आया था। एक कॉपी मैं मल्टीपल टाइम्स उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था, और मैं आंसर की चेक करता था UPSC की ही, जो UPSC की आंसर की आती उसी से कॉम्प्रिहेंशन लगाया। कॉम्प्रिहेंशन को चेक करना है मेरे को UPSC के की से ही। अब क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द CSET कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देर आर 2 ऑप्शंस इन विच यू आर कन्फ्यूज्ड कि यार ये होगा, बहुत ही क्लोज कॉल होगा आपका। तो मैं किया करता था, मैं दोनों ही ऑप्शंस को टिक कर दिया करता था, और उन दोनों में से मैं कौन सा OMR में करूँगा उसको मैं अलग तरीके से हाईलाइट कर देता था कि ये वाला मेरा लास्ट कॉल होगा, ये वाला मेरा लास्ट ऑप्शन है जो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। फिर लास्ट में जब मैं क्वेश्चंस को देखता था, मैचिंग करता था, तो उसमें मुझे पता लगता था कि यार ये वाला ऑप्शन UPSC ने दूसरा इंटरप्रेट किया है, या ये वाला मेरा ठीक है। तो मैं अपना जो लॉजिकल रीजनिंग था मेरा विद रेस्पेक्ट टू कॉम्प्रिहेंशन, जो मेरा फ्रीक्वेंसी था, मैंने UPSC के अकॉर्डिंग उसको सेट किया कि UPSC अगर ऐसा डिलेमा आता है, 2 क्वेश्चंस के बीच में कंफ्यूजन होता है, तो UPSC किस
ऑप्शन को प्रीफर करता है। तो वैसा मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद में मुझे ऐसा हुआ कि वो यूपीएससी उन दोनों ऑप्शंस में से क्या आंसर की में डालेगा वो मुझे पता था। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स उसको किया था। आई थिंक आई हैव डन 6 to 7 टाइम्स रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया मैंने कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को 2013 से लेकर 2024 तक का। तो ये वाला स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इनफ इन मैथमेटिक्स पार्ट्स। और जो मैं नहीं था 23 का पेपर देखने के बाद में, तो मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन के सारे पेपर सॉल्व करूँगा एग्ज़ाम में जाके। ये मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई। फिर उसके बाद में मेरा जो टाइम बचेगा और इसमें भी मैं कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में भी मैं ट्राई करता था कि मैं लिमिट कर दूँ उसको 1 घंटे तक, कि 1 घंटा 1 आवर का टाइम होगा उसमें मेरे को कॉम्प्रिहेंशन करना है, और रेस्ट जो 1 आवर का टाइम होगा उसमें मैं कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड बबलिंग करूँगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा स्ट्रेटेजाइज़ किया और एग्ज़ाम में जाके भी मैंने यही किया। फिर उसके बाद में मैथमेटिक्स के जो सॉल्वेबल क्वेश्चन हैं उनको टिक करा, उनको सॉल्व किया, रीजनिंग का भी ऐसे ही किया एंड बबलिंग किया। और इस वाली स्ट्रेटेजी से मैं डिविएट नहीं हुआ था। दो इन 2024 क्वेश्चन पेपर द मैथमेटिक्स पार्ट वाज कंपैरेटिवली ऑन द ईजियर साइड व्हेन इट कम्स टू द 2023 पेपर। सो लेकिन वहाँ पे मैं डिविएट नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि सी सेट में यही मैटर करता है कि आप जो स्ट्रेटेजी बना के जा रहे हो, what you have strategized for you for the CSET paper, you should implement that rather than वहाँ गए और आपको लगा कि अरे यार मैथ पोर्शन ईजी है और आपने मैथ के पोर्शन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक when you are doing that you are not able to attempt the required number of questions from the mathematics part, because आपने उस तरीके से प्लान ही नहीं किया, आपका मेंटल फ्रिक्वेंसी वैसा नहीं है। तो मुझे लगता है आप पहले स्ट्रेटेजाइज कीजिए, फिर एग्जामिनेशन सेंटर में जाके उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। दैट इज़ द की टू हैंडल द सी सेट पेपर। तो इस तरीके से हो जाएगा। और अभी कल ही आई थिंक रिजल्ट आया है प्रीलिम्स का, एंड दोज हु हैव क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। एंड मुझे लगता है कि आपको जल्दी से ही मेंस की प्रिपरेशन होपफुली आपने स्टार्ट कर दी होगी, और नहीं किए तो आपको अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जिनका नहीं क्लियर हुआ है हार्ड लक फॉर देम, लेकिन एक ईयर से आपका यूपीएससी डेस्टिनी डिसाइड नहीं होता है, आपको फिर से लग जाना है। और मुझे लगता है कि जिनका मेंस के लिए नहीं हुआ है, कॉल नहीं आया है, उनको भी मेंस का ही इस टाइम पे प्रिपरेशन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप अब मेंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो मेंस में जैसे सबको पता है एसे का पेपर होता है, देन GS 1, 2, 3 एंड 4, देन ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल का पार्ट ए पेपर एंड पार्ट बी पेपर, और हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पेपर्स होते हैं। तो इस तरीके से पेपर होते हैं। मेरा ऑप्शनल PSIR था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और मैंने कभी भी PSIR को चेंज नहीं किया। मेरा 5 मेंस में PSIR ही ऑप्शनल रहा है। एंड होपफुली आई हैव बीन एबल टू सिक्योर अ डिसेंट मार्क्स इन द PSIR। आई थिंक मेरा दिस ईयर 259 स्कोर था PSIR में, और वो एक डिसेंट स्कोर है। जो मार्क्स का ट्रेंड रहा है PSIR में UPSC से, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो PSIR का ही मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि इट इज़ नॉट अ कॉमन थ्रेड कि सभी के पास PSIR ऑप्शन हो। मैं बता देता हूँ आपको। PSIR का यूटिलिटी ये है कि PSIR आपको GS 1 में भी मिलेगा, GS 2 में भी, GS 3 में भी। एंड इफ़ यू आर reading the scholars like Western political scholars or Indian political scholars, then you can quote it into the ethics paper and essay paper. So सभी पेपर्स में PSIR ऑप्शन का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मुझे लगता है कि PSIR को स्टडी करके आपका जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल होता है टू अटेम्प्ट दी ऐसे क्वेश्चंस और एथिक्स क्वेश्चन, इट वुड बी गुड। तो एक ये यूटिलिटी है। दूसरा, मार्केट में रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, वेदर इट इज़ फॉर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर देयर, दोज मटेरियल आर देयर। कुछ बेसिक बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। और पहले मैं बात करता हूँ अब GS के पेपर्स में।
एथिक्स के पेपर से जो है GS4 से। तो एथिक्स के पेपर में आई थिंक द ट्रेंड इज़ यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। मुझे आई थिंक इस बार 114 मार्क्स रिवॉर्ड हुआ है UPSC की तरफ से एथिक्स के पेपर में, और ये डिसेंट स्कोर है, अच्छा तो नहीं है लेकिन डिसेंट सा स्कोर है। तो इस एथिक्स के पेपर में आप क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आप आपके एक केस स्टडीज़ का आपको केस स्टडीज़ का आपको नोट्स बना लेना है, और ये केस स्टडीज़ के लिए आप बेटर इंडिया को फॉलो कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ फॉलो कर सकते हैं जो मल्टीपल वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। मैंने इसमें ChatGPT का बहुत हेल्प लिया था, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ChatGPT एज वेल। वहाँ पे आपको बस डालना है कि एथिक्स रिलेटेड कोटेशंस और एथिक पेपर रिलेटेड थॉट्स ऑफ अ पॉलिटिकल स्कॉलर, जैसे JS मिल को ले लें एग्जांपल के लिए, तो उसका एथिक्स से रिलेटेड क्या क्या कंट्रीब्यूशन है वो अगर आप ChatGPT पे डालेंगे तो आपको वो बता देगा, एंड यू कैन नोट डाउन, और फिर आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगा। तो कोटेशन आपकी केस स्टडीज़, खुद का केस स्टडीज़ होना चाहिए आपके पास में। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर के टॉपर्स का केस स्टडीज़ हैं और आपने उन्हीं को रट लिया, तो सभी वही कर रहे हैं, इट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस। तो आपको अपना केस स्टडीज़ का बैंक डेवलप करना है, और उसके लिए आप, मैंने बताया, बेटर इंडिया को फॉलो कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स फॉलो कर सकते हैं। आप जब जब कुछ अच्छा पढ़ रहे हो तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजी रहेगी। और एथिक्स के पेपर में बहुत बड़ा टास्क होता है कि आप कंप्लीट कर पाएँ पेपर को। तो आपको अटेम्प्ट्स करने हैं, मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, आपको आपका जो टाइम फ्रीक्वेंसी है उसको सेट करना है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका कितनी देर में लिखा जाना चाहिए, और टाइम को लेकर बहुत बड़े क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो मुझे लगता है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको हेल्प होगा। फिर इसके बाद में GS3 पेपर में मैंने जैसे कहा कि मुझे अगर रैंक थोड़ा लो है, GS3 पेपर है, तो GS3 में मुझे अच्छा स्कोर नहीं हुआ है। आई वॉज ओनली अवॉर्डेड 70 मार्क्स, तो इन दो के पेपर से मेरा रैंक थोड़ा नीचे है। हाँ, मैंने जैसे बताया कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगर आपके पास नोट्स हैं एथिक्स के तो वो भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो मार्क्स का डिफरेंशिएशन होगा वो आपके केस स्टडीज़ जो आपने क्वेश्चन डेवलप किए हैं, आपके क्वेश्चन बैंक जो डेवलप हुआ है केस स्टडीज़ का जो बैंक आपने डेवलप किया है, वो एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, उनका रेलेवेंस। सपोज़ मैं क्या किया करता था, इंटीग्रिटी एक टर्म है एथिक्स के पेपर में, ठीक है। अब मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगा कि इंटीग्रिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो मैं उसको वहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा, मेरे जो नोट्स हैं इंटीग्रिटी में, तो मैं वही कोड करके आऊँगा। और आप कोड तभी कर पाओगे जब आपने जो नोट डाउन किया उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद में मैं आ गया था GS3 पेपर पे, तो मेरे को इतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि भाई ये करना है आपको, ये नहीं करना है। तो देयर इज़ इकोनॉमिक पार्ट, एनवायरनमेंट पार्ट, सिक्योरिटी पार्ट एंड साइंस एंड टेक पार्ट। दीज आर मेजरली 4 पोर्शन इनटू द GS3 पेपर। और इन GS3 पेपर में आपको इकोनॉमिक्स में मैंने जैसे NCERT बताया वो तो हेल्प करना ही करना है। उसके अलावा आपको एग्रीकल्चर एरिया पे बहुत फोकस करना है, एग्रीकल्चर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से डेवलप करना है, और आपको आंसर राइटिंग करनी है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है इन द इकोनॉमिक्स पेपर, तो आपको उसके फंडामेंटल्स भी वहाँ पे आंसर में दिखाने थोड़ा, फिर उसके बाद में वो करंट रिलेटेड क्या न्यूज़ चल रहा है वो भी बताना है। उसके अलावा उसका जो क्वेश्चन का डिमांड है वो भी आपको वहाँ पे देना है। वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है GS3 में। तो उसके लिए आप वैल्यू एडिशन के फ्लो चार्ट्स करिए, पाई चार्ट्स बनाइए, ग्राफ्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, मैपिंग वगैरह अगर वहाँ पे सूटेबल है तो वो डाल सकते हैं। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि सारे ही आंसर्स को आपने पैराग्राफ्स में लिख दिया है, या सारे ही क्वेश्चंस को आपने पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख दिया है। मिक्स करने का ट्राई कीजिए, आपके इनोवेटिव आइडियाज़ ट्राई कीजिए। इनोवेशन से मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा एथिक्स के पेपर में। जैसे एथिक्स का पेपर था, तो अभी जो भी सिविल सर्वेंट्स के लिए जो टर्म चल रहा है वो चल रहा है कर्मयोगी टर्म। तो मैंने क्या किया था, मैं GS के एथिक्स वाले पेपर में कर्मयोगी एथिक्स बहुत यूज़ कर रहा था। तो इट वाज इनोवेशन, और मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों ने वो यूज़ किया होगा। तो वो कर्मयोगी एथिक्स मुझे लगा कि केस स्टडी में सॉल्व करते टाइम
कि अ सिविल सर्वेंट शुड बी गाइडेड बाय द कर्मयोगी एथिक्स। और कर्मयोगी एथिक्स क्या है, वहाँ से फिर मैंने फ्लो चार्ट में 3-4 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। तो इस तरीके से इनोवेशंस यू कैन ऐड। फॉर द साइंस एंड टेक पार्ट अगेन द करंट अफेयर्स का रहेगा पोर्शन, एंड यूपीएससी रैंडमली भी क्वेश्चन पूछ लेता है साइंस एंड टेक से इन द जीएस पेपर। तो आप वहाँ पर कर सकते हैं कि आप क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ को अटेम्प्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए जो बहुत ही रैंडम है। बेसिकली क्वेश्चन रैंडम हो सकता है, लेकिन उसका जो डिमांड है, उसका जो बॉडी पार्ट है, वो वही होगा जो आपने प्रिपेयर किया है। तो आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस से रैंडम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत बड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा। फिर एनवायरनमेंट में भी यू टेंड टू रिलाई ऑन करंट अफेयर्स। मैंने पीटी मेंस 365 को इसमें फॉलो किया था, और उसके साथ साथ आप एनवायरनमेंट में शंकर को पढ़ सकते हैं। शंकर इज़ वेरी गुड बुक आई थिंक, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी शंकर ही रहेगा, शायद मैं स्किप कर गया एनवायरनमेंट को इन द प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी। तो एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर पढ़ सकते हैं, और पीटी 365 और मेंस में पीटी मेंस 365 और शंकर को वापस से रिवाइज कर लेंगे। एनसीईआरटी में कुछ है एनवायरनमेंट रिलेटेड, तो वो आप एरियाज़ को एक बार रिवाइज कर लेंगे, और पीवाईक्यूज़ तो सॉल्व करने ही करने हैं। सिक्योरिटी सेक्शन में इफ़ यू कैन रीड, you should go for the home ministry's document on the internal security, that would be very good approach। उसके अलावा आप जो टॉपिक्स हैं सिक्योरिटी में, वेदर टेररिज्म, नक्सलिज्म, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, इसके अलावा आपका वेरियस इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ लाइक कम्युनलिज्म एक्सेट्रा, और इन सबको आप न्यू थ्रेड्स, अराइजिंग थ्रेड्स हैं लाइक साइबर सिक्योरिटी हो गया आपका, साइबर सिक्योरिटी हो गया, या ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया। तो ट्राई टू इंटरलिंक ऑल दीज एरियाज, क्योंकि ये एक दूसरे को फ्यूल करते हैं, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, इवन इंटरनल सिक्योरिटी लाइक इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी एंड नक्सलिज्म, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप एक होलिस्टिक अप्रोच रखिए सिक्योरिटी में, और एक टेम्पलेट बनाइए कि सिक्योरिटी में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये मेरे डायमेंशंस होंगे। आई वुड टच ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एज वेल, आई विल बी टचिंग द साइबर सिक्योरिटी डायमेंशन इन दैट क्वेश्चन एज वेल। तो अगर आप टेम्पलेट बना देंगे तो सिक्योरिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये GS3 में आप कर सबको आइडिया नहीं होगा कि आपका पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। GS3 में अगेन, अगर GS3 को मेरे को GS2 पेपर को अगर डिवाइड करना होगा तो पॉलिटी सेक्शन आता है, गवर्नेंस सेक्शन आता है, एंड द इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शंस आता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत मैंने प्रीलिम वाली स्ट्रेटेजी इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको IR के लिए और मेंस में भी IR के लिए आपको फॉलो कर सकते हैं आप PT 365 एंड मेंस 365। और अगर PSI और ऑप्शनल है तो यू विल बी रीडिंग इनटू द ऑप्शनल एज वेल। और आपको जो आंसर राइटिंग करना है इसमें, इट शुड बी लाइक द वर्डिंग्स जो होती है वो डिप्लोमेटिक होना चाहिए। तो आप जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक इन द IR सेक्शन, कि कंक्लूज़न आप कैसा लग रहा है, डिप्लोमेटिक कंक्लूज़न है या नहीं है आपका, तो वो बहुत मैटर करता है। जैसे टर्म्स आप यूज़ करेंगे, विन विन सिचुएशन हो गया, जीरो सम गेम हो गया, तो लाइक रियलिस्ट पॉलिटिक्स हो गया, एनिमल इंस्टिंक्ट हो गया। तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप IR में यूज़ कर सकते हैं टू डिस्क्राइब एनी पॉलिटिकल इवेंट, रिसेंट पॉलिटिकल इवेंट इन द वर्ल्ड, लाइक गाज़ा वॉर है या फिर यूक्रेन क्राइसिस है। तो इन सब पे अगर आपको टर्म्स यूज़ करना हो तो आपको अच्छे टर्म्स, डिप्लोमेटिक टर्म्स यूज़ करने हैं रादर देन लेमेन टर्म्स। अगर आप लेमेन टर्म्स में जाएंगे तो लेमेन जैसे ही आपको मार्क्स आ जाएंगे। तो you should differentiate yourself while writing the answers, especially when writing the IR answers in the GS2 papers। और आप PT 365 मेंस 365 फॉलो कर सकते हैं। और आई थिंक हर फ्राइडे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रेस ब्रीफिंग होता है, आप उसको सुनने का आदत डालें। इट इज़ वर्थ वॉचिंग आई वुड से, बहुत ही अच्छा है। आप फ्राइडे को जो होता है तो आप उसको अगर सुनेंगे
तो यू वुड बी एबल टू हैंडल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द IR, इन द मेंस एग्जामिनेशन। इसके अलावा गवर्नेंस वाला पार्ट है, वेलफेयर स्कीम्स है, तो वेलफेयर स्कीम्स पढ़ना है, एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये वाला जो एरियाज़ हैं इनके आप नोट्स उठा सकते हैं। वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स आपको अवेलेबल हैं, ईजिली अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो गो ऑन टू बेटर इंडिया साइट, और वहाँ से केस स्टडीज़ आप ले सकते हैं, और इसको नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। गवर्नेंस वाले सेक्शन के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपका ईजीली हो जाएगा। इसके बाद में पॉलिटी वाले सेक्शन में लक्ष्मीकांत से तो इनफ नहीं होगा, उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा मेंस 365 से। और आपके जो कमांड होनी चाहिए करंट इश्यूज़ पे, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आंसर राइटिंग में आप ध्यान रखें कि आप रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लिखें, कोई केसेस आपको ज़रूर लिखें। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो केस स्टडीज़ इन्वॉल्व करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आपको इन्वॉल्व करना है। आपको मैपिंग का अगर है तो वो उसमें ऐड करना है। बेस्ट एग्जांपल्स, जैसे PM एक्सीलेंस अवार्ड होता है फॉर द सिविल सर्वेंट्स, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर GS1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो NCERT से कवर करेंगे। PT मेंस 365 को आप फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। UPSC क्यों करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अभी मैं आपका ऐसे की स्ट्रेटेजीज थोड़ी सी आपको बताता हूँ ऐसे का कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे को आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक रखना है। ऐसा रखना है ऐसे को कि आपका ऐसे कोई भी पढ़ सके, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाना है ऐसे में कि कोई ऐसा टॉपिक मिल गया कि यार ये तो मेरे सपोज़ कि कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाला है, जिसने अपना ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में ही किया है, अगर वो उसको अटेम्प्ट करता है तो उसको भी बहुत ही बेसिक वे से ऐसे को अटेम्प्ट करना होगा। अगर वहाँ पे वो बहुत टेक्निकल चले जाएंगे, ऐसे क्या होता है, ऐसे फॉर द पब्लिकेशंस इन जनरल टर्म्स आई एम टॉकिंग, कि एसेज आप पब्लिश करते हो फॉर द पब्लिक, सो पब्लिक शुड बी एबल टू रीड योर ऐसे। सो सिंप्लिसिटी इज़ द की। अगेन आप इनोवेशंस डालेंगे, केस स्टडीज़ डालेंगे, आपके आइडियाज़ डालेंगे, कोई अच्छा वर्क हुआ है वो डालेंगे। तो इस तरीके से आप ऐसे को उसमें करेंगे। ऐसे के लिए आप अपने पहले उसके लिए एक केस बनाइए, एनेक्डोट्स रखिए आपके पास में बहुत सारे। और अगर आप एनेक्डोट्स उठाएंगे आपके रूट से, लाइक महाभारत, रामायण से या पंचतत्व से, इनसे अगर आप एनेक्डोट्स उठाएंगे तो इट वुड बी वेरी ग्रेट। या फिर आपके हिस्टोरिकल जो फिगर्स हैं, लाइक जवाहरलाल नेहरू का कोई स्टोरी हो गया, या फिर गांधी जी से रिलेटेड कोई एनेक्डोट हो गया, उनसे, विवेकानंद जी से, इनसे रिलेटेड कोई भी एनेक्डोट होगा, अगर आप उनसे स्टार्ट करेंगे तो इन द इंडियन सेटअप आई थिंक कि द एग्जामिनर वुड रिलेट इट मोर। तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद में आपको एनेक्डोट से स्टार्ट करने के बाद में आपका बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके। सपोज़ कि क्वेश्चन आ गया कि द एम्पायर्स आर बिल्ट इन द माइंड्स, दैट काइंड ऑफ ऐसे टॉपिक वाज देयर इन द 24 एग्जाम। तो आप इससे समझ क्या रहे हैं पहले उसको बताइए, फिर उसके बाद में उसके आर्ग्यूमेंट्स दीजिए कि हाउ, व्हाट, व्हाई, तो ये वाले आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, फिर उसके कोई सजेशंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो वो भी ज़रूर बताना है। एंड उसको कंक्लूड तो अच्छे से करना है। कंक्लूजन में यू कैन टच द एनेक्डोट ऑल्सो, कि कंक्लूजन में एनेक्डोट से ही लेकर कुछ उसको मिक्स कर दिया है या उसको लिंक कर दिया, तो दैट कुड बी द अप्रोच। तो ऐसे को सिंपल रखना है। आपके पास अच्छे खासे केस स्टडीज़ होने चाहिए, एनेक्डोट्स होनी चाहिए, एग्जांपल्स होने चाहिए, कोटेशंस होने चाहिए, और वर्ड्स बहुत ही सिंपल होने चाहिए। और ऐसे मुझे लगता है कि आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं तो आप डिसेंट तो स्कोर कर ही सकते हैं ऐसे में, अगर आप सिंपल रहेंगे और आपका जेन्युइन होगा। तो ऐसे को टॉपिक को सेलेक्ट करना भी इट इज़ अ टास्क। तो प्रॉपर टाइम दीजिए ऐसे के टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए। और आपको लगता है कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरे पास अच्छे से आइडियाज़ होंगे इसके लिए, तो उसी टॉपिक को लिखिए, रादर देन कि कोई टॉपिक ऐसा आ गया। जैसे एक बार नेम से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया था ऐसे में, तो नेम सब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि यार नेम अटेम्प्ट करते थे, पढ़ा भी हुआ है, कर देंगे, या फिर वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इफ़ इन द मिडल
of the essay writing you are out of ideas, then it is of no purpose. So rather just first brainstorm which topic suits you, suits your personality, and the more ideas you have regarding the particular topic, go for that. तो ये पूरा पूरा मीन्स का स्ट्रेटेजी था और मुझे लगता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को ले लेता हूँ। जैसे हाउ टू मेक नोट्स। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या करेंगे आप? फर्स्ट रीडिंग में आपको बस जस्ट रीड करना है, फास्ट रीडिंग करनी है, तो आपको पता लगेगा कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर टॉपिक में है क्या। सपोज यू आर रीडिंग पार्लियामेंट टॉपिक इन द पॉलिटी, तो आप पार्लियामेंट को एक जस्ट रीड करिए, गो थ्रू होइए उससे, बस आपको ग्लिम्पसेस लेने हैं पार्लियामेंट के। इन द सेकेंड रीडिंग यू स्टार्ट हाईलाइटिंग। ठीक है, सेकंड रीडिंग में आपको हाईलाइटिंग शुरू करनी है। उस हाईलाइटिंग कैसे करेंगे आप? कैसे पता लगेगा किसको हाईलाइट करना है, किसको हाईलाइट नहीं करना है? इसके लिए आप PYQs रखिए। मुझे लगता है कि PYQs जो बुक है इज़ द गीता फॉर द UPSC। तो आपको PYQs तो बहुत सारे सॉल्व करने हैं, और वही PYQs आपको आइडियाज़ देंगे कि यार कैसा क्वेश्चन UPSC पूछता है, किस तरीके से उसको क्वेश्चन को इवॉल्व करता है, उसको कैसे वर्डिंग्स में बताता है, सेट करता है। तो ये आइडिया होगा। जब आप PYQs को देखेंगे, फिर पहला आपका जनरल रीडिंग होगा, फिर आपने PYQ देखा उस पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक से, लाइक पार्लियामेंट से, फिर उसके बाद में आपने PYQ देखा, फिर आप जब रीडिंग करेंगे तो यू हैड द आइडिया इन माइंड कि यार ये वाला पूछा हुआ है, ये वाला नहीं पूछा हुआ है, इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो ऐसे इम्पोर्टेंस आप हाईलाइट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप हाईलाइट करेंगे बुक में। फिर जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे तो जो हाईलाइटेड पार्ट्स है यू कुड नोट डाउन दैट इनटू योर नोट्स। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी रहता था नोट्स मेकिंग का। फिर इसके बाद में सर व्हाट वी, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, किसी ने किया है, सर व्हाट वी स्टडी आफ्टर कंप्लीट बेसिक सोर्स like Lakshmikant Spectra for quality enrichment. So first you have to do the multiple revisions of that, कि आप पहले मल्टीपल रिविजन्स कीजिए उसके, और फिर क्वालिटी एनरिचमेंट के लिए अगर प्रीलिम्स है तो PT 365, मेंस है तो मेंस 365 आप पढ़ेंगे। केस स्टडीज़ आप बहुत सारी पढ़िए अगर लक्ष्मीकांत की बात करें। और स्पेक्ट्रम में मुझे लगता है कि आप क्वालिटी एनरिचमेंट हिस्ट्री वाले पार्ट में तो क्या ही होगा, यू कैन एड द डायग्राम्स, यू कैन एड द फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल्स आप अच्छे अच्छे यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में। तो ये सब रहेगा। इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में यू कैन ऐड पाई चार्ट, जैसे मैंने डिस्कस किया, पाई चार्ट बना सकते हैं आप, बार बना सकते हैं, यू कैन यूज़ द फ्लो चार्ट्स एज वेल, ग्राफ्स यूज़ करना है, मैपिंग, मैप इंडिया का मैप या वर्ल्ड मैप आप बना सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आप। हाउ टू रीड बुक्स फॉर मल्टीपल टाइम्स कैसे बुक्स रीड करनी है। तो हाउ टू रीड बुक्स मैंने बताया आपको, एक जनरल रीडिंग करना है, उसके बाद में आपको जनरल रीडिंग के बाद में उसको PYQs को एनालिसिस करना है, PYQs के एनालिसिस के बाद में आपको हाईलाइट करना है और उन हाईलाइट्स को नोट डाउन कर लेना है, और उन्हीं हाईलाइट्स को नोट डाउन करके और मल्टीपल रीडिंग्स आप कीजिए। तो यही नोट मेकिंग का स्टाइल होता है। फिर वाई UPSC, मैंने आपको बताया कि UPSC मेरे लिए बहुत ही पर्सनल था, कि गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे फैमिली मेम्बर्स में कोई भी नहीं था। तो आई ट्राई टू गेट इनटू द गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट। मैंने स्टार्ट किया स्टेट PCS से, बट स्टेट PCS में क्या होता है, काफ़ी टाइम लग रहा है हमारे यहाँ पे, कि 3-4 साल एक एग्ज़ाम को करने में लग जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इतना तो पेशेंस नहीं हो पाएगा, तो मैंने UPSC की तरफ शिफ्ट किया। और वंस आई गेट इनटू द UPSC कि मैं बार बार मेंस लिख रहा था, मेरा इंटरव्यू भी कॉल हो रहा था, तो इट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी कि आई कुड क्रैक दिस, और इसी वजह से मैं UPSC करता रहा। फिर आपको सोशल प्रेस्टीज अच्छा खासा मिलता है वंस यू क्लियर द UPSC। इन द यंग एज you get the authority to implement the government policies, that is a big thing. So ये कुछ मोटे मोटा है UPSC क्यों करना चाहिए। तो सबका अपना अपना मोटिवेशन होता है, यू हैव टू फाइंड आउट योर मोटिवेशन। कैन यू प्लीज़ एथिक्स केस स्टडीज़ विद सम एग्जाम्पल।
तो सपोज़ कि मैं कोई केस स्टडी लेता हूँ कि recently there has been a bureaucrat who has been caught red handedly while taking bribe. तो ये इस तरीक़ा का क्वेश्चन आता है, तो इस सिचुएशंस में व्हाट यू शुड डू। और तो पहले केस स्टडीज़ में बेसिकली टॉपिक किस पे है, करप्शन पे है या डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी पे है, या फिर ओवरऑल डिक्लाइनिंग वर्च्यूज़ इन द सिविल सर्वेंट्स, ये वाला टॉपिक है। तो उसका थीम पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें इश्यूज़ किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन पार्टीज़ है उसमें। तो नॉट ओनली ब्यूरोक्रेट बट सिस्टम इज़ द पार्टी, द पब्लिक सिटीजन्स आर द पार्टी। तो ये वाला है। तो फिर उसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो मल्टीपल एरियाज़ में जाके उसको सॉल्व होगा। तो सिस्टम की तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगे, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड कुछ मेजर्स लाने पड़ेंगे, पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से केस स्टडीज़ को सॉल्व किया जाएगा। हाँ, टाइम क्रंच तो बहुत होता है एथिक्स वाले में। तो उसके लिए व्हाट यू विल डू कि आप मल्टीपल मॉक्स लगाइए, उसमें आपको पता लगेगा कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, कितना नहीं लिख रहा है। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कहीं पर आपको वर्ड्स को लिमिट करना पड़ेगा। आपको यू कैन नॉट गो राइट एंड राइट, सो आपको कहीं तो लिमिट करना ही पड़ेगा। मेंटल हेल्थ के इश्यूज से प्रिपरेशन के टाइम पे स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन होता है। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे डील करेंगे, आई वुड से कि अगर आपका खुद का मोटिवेशन है यूपीएससी क्रैक करना, देन आई डोंट थिंक यू विल फील डीमोटिवेटेड। देर आर टाइम्स व्हेन यू फील लो एंड ऑल, लेकिन डिप्रेशन हो जाना या स्ट्रेस हो जाना, तो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। बट डिप्रेशन में आ जाना या मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो जाना, आई थिंक अगर आपका खुद का कॉल है तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप पे इम्पोज है यूपीएससी जर्नी, तो जो आपका फ्रस्ट्रेशंस स्ट्रेस है वो तो मतलब फ्रिक्वेंट हो ही जाएगा। स्पेशली आपका डिप्रेशन भी हो सकता है, अदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं बहुत ही एक्टिवली इंगेज हूँ मेडिटेशन में और बहुत हेल्प करता है। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, यू कैन लिसन टू भजन्स ऑल्सो, इट इज़ अ गुड थिंग टू लिसन टू, काम योर माइंड, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। स्पेशली स्टार्ट योर डे विद इट, meditation and listening to bhajans etc. And belief system, develop your self belief, you can engage into the sports में अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस अप होगा। और जो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यू कैन गो एंड एन्जॉय वॉट एवर यू विल डू। जैसे आपका हॉबी ड्राइंग है तो उसमें इंगेज होइए, घूमना फिरना है तो टाइम निकालिए, घूमिए फिरिए, आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं। सपोज़ यू हैव मेड फॉर योर सेल्फ अ सिलेबस और टाइम टेबल फॉर अ वीक एंड you have been able to complete 80 to 90% of that timetable, then you can go